हमने राष्ट्रीय लोकदल का तमिलनाडु में आज शुरुआत की है और राष्ट्रीय लोकदल एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम 14 राज्यों में हमारा संगठन है। हम लोग पार्टी को ग्रो कर रहे हैं और तमिलनाडु में हम एनडीए में हैं। तमिलनाडु में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हम किसान के लिए, चूंकि चौधरी चरण सिंह जी फार्मर लीडर थे, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और उनको अभी आपके कुछ दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि आपने एनडीए में कर लिया। हमने एनडीए में इसलिए किया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया उन्होंने। हम लगातार मांग कर रहे थे, हम करीब 20-25 साल से मांग कर रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए, तो उन्होंने नहीं दिया। मोदी जी की मैं तारीफ करूंगा और उन्हें इसके लिए बधाई भी दूंगा कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। इसलिए हम लोग एनडीए में गए, क्योंकि जो हमारे लीडर का ऑनर करेगा, जो उनके इश्यूज का ऑनर करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। तो चौधरी चरण सिंह जी ने भारत की राजनीति को बदला। उन्होंने गांव, किसान, गरीब की बात की। वो कहते थे कि ग्रामीण भारत ही असली भारत है, रूरल इंडिया इज ए रियल इंडिया। वो कहते थे कि देश की तरक्की खेत और खलियान से होती है। वो कहते थे कि गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो जो इन इशू पे चलेगा, इनके लिए काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। इसलिए हमने तय किया है, हम एनडीए के साथ हैं और तमिलनाडु में हम एनडीए के साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ने का काम करेंगे और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर राजा रमन इज आवर स्टेट प्रेसिडेंट एंड मिस्टर रवि पिल्लई अपने जनरल सेक्रेटरी और मिस्टर ट्रेजरर अपने तिरुनकर के जो ट्रेजरर, दी आई अपॉइंटेड 3 पर्सन। और मुझे उम्मीद है, चूंकि सारे देश में अगर आप देखोगे अभी भी इंडिया 70% गांव में रहता है और गांव में वीकर सेक्शन भी है, फार्मर भी है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट यूथ भी है। अगर गांव की आप बात करोगे, गांव मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा। अगर आपको गांव को मजबूत नहीं करना, गांव में सड़कें हैं पर टूटी हुई हैं, गांव में अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, गांव में डॉक्टर है तो दवा नहीं है, गांव में जब कॉलेज नहीं है, गांव का आदमी शहर में लाते लाते बीमार आदमी रास्ते में दम तोड़ देता है। ये तमाम सवाल हैं। गांव में स्कूल, अगर गांव में सारी सुविधाएं हो जाएंगी तो कोई शहर में नहीं आएगा। आज जितने भी महानगर हैं, चाहे चेन्नई हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, बंगलोर, सब आबादी के दबाव में दब रहे हैं। पॉपुलेशन उनको दाब रही है। अगर गांव में सारी सुविधाएं होंगी तो गांव छोड़कर कोई शहरों में नहीं आएगा। आज शहर स्लम हो रहे हैं और वो स्लम बनने का कारण आबादी का है। इसलिए हमारा कहना कि गांवों की तरक्की करो। चौधरी चरण सिंह कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे कि गांव को सशक्त करो, गांव को ताकत दो। गांव को ताकत दोगे तब ही भारत को ताकत मिलेगी और तब ये शहर बचेंगे। आज शहर स्लम बनने का कारण यही है कि गांव के लोग भागकर शहर में आ रहे हैं। वहाँ दवा नहीं मिल रही है, वहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहा है, वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए लोग शहर में आ रहे हैं। इसलिए महानगरों पर, अगर महानगरों को आबादी के दबाव से बचाना है और उनको स्लम बनने से बचाना, यही चौधरी चरण सिंह कहते थे, यही महात्मा गांधी कहते थे कि मैं ग्राम स्वराज्य की बात जो बापू करते थे, उनका यही कहना था कि गांव एक तरह से स्वावलंबी हो। जब गांधी जी चरखा लेकर बैठते थे तो लोग कहते थे कि वो चरखा काट रहे हैं। लोगों को ये नहीं मालूम कि उसी चरखे से करोड़ों लोगों को काम मिलता है। अगर किसान कपास बनाता है तो कोई उसका सूत काटता है, कोई कपड़ा बनाता है, कोई उसको रंगता है, इसलिए करोड़ों लोग आज खादी से जुड़े हुए हैं। तो गांधी जी का एक फिलॉसफी थी, एक दर्शन था, लोग उसको समझ नहीं रहे। आज लोग कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें लगाओ। हम अमेरिका की नकल कर रहे हैं। अमेरिका हमसे 4 गुना क्षेत्रफल में बड़ा है, हम आबादी में उससे 5 गुना बढ़े हैं। तो हम अमेरिका की अगर नकल करेंगे तो मारे जाएंगे। हमको लघु उद्योग, जो काम हाथ से हो सकता हो, कपड़ा, जूता, दिया सलाई, मोमबत्ती, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, साबुन, जो काम हाथ से बन सकता हो, उसके लिए बड़ी इंडस्ट्री न लगाई जाए और लघु उद्योग के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग की व्यवस्था हो कस्बों में, छोटे शहरों में, जहां उनका माल बिके। तो फिर टाटा की साबुन के सामने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की साबुन ज्यादा कारगर होगी, वो आधे पैसे में बिकेगी, तब इस देश की बेरोजगारी मिटेगी। और बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है, बेरोजगारी अपराध की जननी है। अगर अपराध रोकने हैं तो आपको रोजगार देने होंगे। ये मैं सरकार से मांग करता हूं और मैं डीएमके की सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको इन सवालों पर ध्यान देना चाहिए। हमें कहूंगा अपने राजाराम जी से कि अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री समय लें
उनसे कहें कि नौजवानों को 20 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण दो। जब एक लड़का एक फैक्ट्री साबुन की लगाएगा तो पत्नी को काम देगा, दोस्तों को काम देगा, पड़ोसियों को काम देगा। एक फैक्ट्री में 50 लोग 100 लोग काम करेंगे। अब टाटा एक बटन दबाता है और उसमें लाखों लोगों की नौकरी खाई जाती है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें अगर बचाना है देश को तो लघु उद्योग को प्राथमिकता देनी होगी, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को। ये मैं कहना चाहता हूँ। Upcoming election is going to be here in 1 year. They have very short period. So what is your plan and what you are going to do in? फर्स्ट वी आर फॉर्मिंग हम अपने यूनिट बना रहे हैं। मैंने अभी अपने प्रेसिडेंट साहब को कहा कि 1 महीने के अंदर यूनिट बनाइए, अपनी स्टेट कमेटी, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। पहले हम अपना संगठन बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेंगे। और वी आर इन एनडीए, हम एनडीए में हैं तो हम एनडीए के दोस्तों से बात करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। हम आरएलडी जो है ये अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा। आज सुबह मेरी जस्टिस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं सन्मुगम साहब से बात हुई है और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और एक बड़ा संगठन बनाकर यहाँ सरकार बनाने का काम करेंगे और यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। What do you think about DMK government and mainly India Alliance? देखिए, इंडिया अलायंस के बारे में देखिए 2 अलायंस है इस वक्त देश में, एनडीए और इंडिया। तो एनडीए की सरकार है, यहाँ पर इंडिया की सरकार है, तो यहाँ की सरकार सही काम नहीं कर रही है। जब जब ये चुनाव हारने जाते हैं तभी तभी जाति और भाषाओं का सवाल खड़ा करते हैं। अभी महाराष्ट्र में देखो, जब दोनों भाई पिट गए तो फिर मराठी का सवाल खड़ा कर दिया। जब मुख्यमंत्री थे तब तो मराठी का सवाल नहीं खड़ा किया, आज क्यों खड़ा कर रहे हैं? सभी लैंग्वेजों का सम्मान होना चाहिए। तमिल और संस्कृति सिमिलर हैं। तमिल एक बहुत अच्छी भाषा है, इसको लड़कों को पढ़ना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान भारतवर्ष में बढ़ाओ। हिंदी की आलोचना करने के बजाय मराठी के कॉलेजों को खुलवाओ। हिंदी को रोकने के बजाय कोशिश ये करे यहाँ की सरकार कि दूसरी भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। हाँ, अंग्रेजी के पीछे सब दौड़ रहे हैं, अंग्रेजी की कोई आलोचना नहीं कर रहा। महाराष्ट्र वाले कहेंगे हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ के लोग कहेंगे हिंदी रोको। भाई, कभी अंग्रेजी रोकने की बात की थी क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि तमिलनाडु को पीछे करो। तमिलनाडु नंबर 1 की भाषा है महाराष्ट्र यहाँ की, और इसको इंडिया में भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये संस्कृत की छोटी बड़ी बहन मैं जो भी कहूंगा, संस्कृत भाषा के सिमिलर भाषा है, इसका सम्मान होना चाहिए। हम किसी भाषा का अपमान नहीं करते, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। उसमें हिंदी चूंकि बड़े खित्ते पे बोली जाती है, हिंदी चूंकि 28 राज्यों में से 15-16 राज्यों में बोली जाती है, इसलिए हिंदी को कहा जाता है कि भाई। और छोटी भाषाओं वालों को डरना नहीं चाहिए। मराठी को या तमिल को ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदी आप पे कब्जा कर लेगी। जब अंग्रेजी ने नहीं किया तो हिंदी कैसे कर लेगी? उसका ज्ञान होना जरूरी है। भाषाओं का नरसिंह राव 14 भाषाओं के ज्ञाता थे, तो क्या उन्होंने अपनी भाषा छोड़ दी? जब वो कर्नाटक आंध्र से आते थे तो क्या उन्होंने तेलुगु छोड़ दी थी क्या? तो ऐसे सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। ये सवाल बांटने वाले सवाल हैं। मैं इन सवालों के साथ नहीं हूँ। देखिए, देखिए ऐसा है, मैं किसी भी नेता को और किसी भी नागरिक को ये इजाजत नहीं दूंगा कि हमारी सेनाओं का अपमान करें। जब पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा था, जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ हमला करके हमारे लोग पाकिस्तान के आतंकवादी थे, तो हमारी सेनाओं ने वहां टारगेट फिक्स किया और आतंकवादी अड्डे खत्म किए। तो मैं सेना की बहादुरी को सलाम करता हूं और सरकार के इस फैसले के हम साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का मैं आपके सामने, देश भर के सामने स्वागत करता हूं। और ऑपरेशन जब जब सेना लड़ती है, अगर सेना वहां ना हो तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं खड़े हो सकते। इसलिए उनके बारे में सेना ने अपना काम पूरा किया, सेना कामयाब हुई और पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। उसने खुशामद करी ट्रंप से जगह जगह। अब उसको मैं, चूंकि जो सच्चाई है वो सब जानते हैं। अब ट्रंप साहब तो 3 महीने पहले टैरिफ लगाते हैं, फिर उसे हटाते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं। तो आई कांट से एनीथिंग।